ये कहानी है फूलगांव की, जहाँ पर धर्मा नाम का एक गरीब व्यक्ति जो जंगल से लकड़ियाँ काटकर अपने घर का गुजारा किया करता था। धर्मा के दो बेटे थे। बड़ा बेटा केशव बहुत समझदार था, जबकि छोटा बेटा कालू बहुत नालायक था। केशव हमेशा अपने पिताजी के साथ जंगल में लकड़ियाँ काटने जाया करता था और उन लकड़ियों को बाजार में बेचकर अपने घर का गुजारा किया करता था। अब धीरे धीरे धर्मा की हालत खराब होने लगती है। पिताजी, आपकी तबीयत दिन ब दिन ज्यादा ही खराब होती जा रही है, इसलिए मैं चाहता हूँ आप दिन भर घर पर ही आराम कीजिए। लकड़ियों की फिक्र आप मत कीजिए, वो मैं खुद से ही जंगल से काट कर ले आऊंगा। सही कहा बेटा, मेरी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है और उम्र भी हो चुकी है। बेटा, इस उम्र में और कितना काम करूं बेटा। कालू बेटा, तुम अपने भैया के साथ जंगल में जाकर उसका हाथ बटाओ। अगर दोनों साथ मिलकर काम करोगे तो जल्दी लकड़ियां काट पाओगे, जिससे हमारे घर का गुजारा आसानी से हो पाएगा। पिताजी, मैं पहले ही बोल देता हूँ, ये काम मैं नहीं करने वाला। इस काम में मेहनत ज्यादा है और पैसा कम बचेगा, इसलिए मैं पहले ही बोल देता हूँ, ये काम सिर्फ भैया ही कर सकते हैं। मैं तो कोई शहर में जाके बड़ा काम करूँगा। अरे तुम्हें शर्म नहीं है? यहाँ तुम्हारा बाप बीमार पड़ा है और तुम्हें मनपसंद काम चाहिए। जाओ, चले जाओ मेरी आंखों के सामने से, कामचोर कहीं के। पिताजी, आप शांत हो जाइए। आप कालू पर इतना गुस्सा मत होइए। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अकेला ही जंगल में जाकर लकड़ियां काट कर ले आऊंगा। वो अभी नादान है, धीरे धीरे सब समझ जाएगा। केशव बेटा, एक तुम हो जो मेरी बात कभी नहीं टालते, और दूसरा ये है, कभी मेरी बात सुनता ही नहीं है। मुझे तो हमेशा इसकी फिक्र रहती है, आखिर क्या होगा इसका। अब केशव अकेला ही जंगल में जाकर लकड़ियां काटने लगा और उन लकड़ियों को ले जाकर बाजार में बेचने लगा। पिताजी, ये लीजिए पैसे, मैंने बाजार में जाकर सारी लकड़ियां बेच दी हैं। लेकिन बेटा, ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है, इसलिए तुम इसे अपने पास ही रखो। जब मुझे जरूरत होगी बेटा, मैं तुमसे खुद ही मांग लूंगा। इधर कालू अपने दोस्तों के साथ गांव में आवारागिरी करता रहता। अरे कालू, तुम सारा दिन हमारे साथ ही बैठे रहते हो और उधर तुम्हारा भाई पैसे कमा रहा है। ध्यान रखना भाई, कहीं तुम्हारे पिताजी घर बार भी उसके नाम ना कर दें और तुम्हारा भाई तुम्हें लात मारकर घर से बाहर ना निकाल दे और तुम्हारे हाथ भी कुछ ना आए। अरे हाँ, ये सही बोल रहा है। वो क्या है ना, जमीन के मामले में भाई भाई का अपना नहीं होता, इसलिए ध्यान रखना भाई। तुम दोनों सही कह रहे हो, मैं अपने हिस्से की जमीन छोड़ने वालों में से नहीं हूँ। इधर केशव जंगल में से लकड़ियां काटता रहा और उन्हें बाजार में बेचता रहा। धीरे धीरे केशव की कमाई बढ़ने लगी और वो उन पैसों को जमा करने लगा। एक दिन जब केशव जंगल में से लकड़ियां काट रहा था, तभी एक साधु बाबा उसके पास आता है। बाबा, आप कौन? वो भी सुनसान जंगल में? आपको कभी पहले देखा नहीं। वो बेटा, मैं कैलाश मंदिर से आया हूँ। इस साधु बाबा को बहुत भूख लगी है। अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को है तो बेटा इस भूखे साधु बाबा को खिला दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। क्या करूं, भूख तो वैसे मुझे भी लगी है, लेकिन खाना मेरे पास सिर्फ एक ही व्यक्ति का है। हाँ, ऐसा करता हूँ, ये खाना इस बाबा को दे देता हूँ। हो सकता है ये भोजन इस बाबा की किस्मत में हो। बाबा आप बैठिए, मेरे पास जो भी पड़ा है मैं आपको लाकर देता हूँ, कृपया आप बैठिए। बाबा, इस गरीब के पास जो भी था मैंने आपके पास लाकर रख दिया है। बेटा, तुम भी ये भोजन लेकर आए हो, ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है और मैं इस भोजन को जरूर खाऊंगा। बेटा, मैं तुम्हारा भोजन खाकर बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। बताओ बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें जो भी चाहिए वो मांग सकते हो मुझसे बेटा। बाबा, आपने मुझ जैसे गरीब का भोजन खाया है, मेरे लिए इससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती, इसलिए आप मुझे बस आशीर्वाद दे दीजिए। मुझे बस यही चाहिए। मैं तुम्हारी ईमानदारी और सच्चाई से बहुत प्रसन्न हूँ बेटा, फिर भी मैं तुम्हें एक ऐसी कुल्हाड़ी देता हूँ
जो तुम्हारी जिंदगी ही बदल देगी बेटा। ये कोई मामूली कुल्हाड़ी नहीं है बेटा। इसकी मदद से तुम एक दिन में जितनी लकड़ियां चाहो काट सकते हो। लेकिन बेटा ध्यान रखना, ये कुल्हाड़ी सिर्फ एक दिन में एक बार ही काम कर सकती है। इसके अलावा ये तुम पर आने वाली हर मुश्किल परिस्थिति में तुम्हारा साथ देगी बेटा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, आपने मुझ पर इतनी बड़ी कृपा की। ये जादुई कुल्हाड़ी, आज हम दोनों मिलकर मेहनत करते हैं ताकि बाजार में जाकर हम दोनों खूब सारी लकड़ियां बेच सकें। ये सब जैसा ही ऐसा बोलता है, वो कुल्हाड़ी अपने आप ही लकड़ियां काटती है। इस कुल्हाड़ी ने तो कमाल ही कर दिया, कुछ ही पलों में इतनी सारी लकड़ियां काट दी। ऐसा करता हूँ, अब इन सारी लकड़ियों को बाजार में बेचकर ही घर जाऊंगा। इससे मुझे काफी अच्छे पैसे मिल जाएंगे। केशव उस दिन सारी लकड़ियां बाजार में बेच देता है। शाबाश बेटा, अगर तुम ऐसे ही मेहनत करते रहे तो एक दिन तुम्हारी खुद की फर्नीचर की दुकान खोलने का सपना अवश्य पूरा होगा। अभी ये सारी बातें कालू सुन लेता है। अच्छा तो ये बात है, मेरे होते हुए भैया का सपना पूरा हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता और मैं ऐसा होने भी नहीं दूंगा। अरे केशव, तुम्हारा ये नाम है क्या? सुना है बाजार में सबसे अच्छी और सूखी लकड़ी तुम्हारे पास ही होती है। जी हाँ, मैं ही केशव हूँ और आपने बिल्कुल सही सुना है। बताइए आपको कितनी लकड़ियाँ चाहिए? हम पास के गांव साहूकार राणा जी की हवेली से आए हैं। क्या तुम हमें 500 कुंटल सूखी लकड़ी दे सकते हो? वो लकड़ी दरअसल हमें चाहिए भी कल शाम को। क्या तुम हमें दे सकते हो? क्योंकि राणा जी ने कल अपने घर में एक शाही कार्यक्रम रखा है जिसमें बहुत बड़े बड़े लोग आने वाले हैं। अगर तुम 500 कुंटल लकड़ी कल शाम तक दे सकते हो तो बोलो, क्योंकि अगर राणा साहब को कोई चीज वक्त पर ना मिली तो तुम्हें उनके गुस्से के बारे में पता होना चाहिए, इसलिए जवाब सोच समझ के ही देना। अरे भाई साहब, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, 500 कुंटल लकड़ियाँ आपको कल शाम तक मिल जाएंगी। मैं आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होने दूंगा। शाम को घर जाकर केशव अपने पिता को उस ऑर्डर के बारे में खुशी से बताता है। शाबाश बेटा, अगर तुम ये ऑर्डर पूरा कर पाए तो तुम्हारा सपना जल्दी ही पूरा हो जाएगा। बेटा मुझे तुम पर गर्व है। तभी ये सारी बातें कालू सुन लेता है। अच्छा तो ये बात है, मेरे होते हुए भैया का सपना पूरा हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता और मैं ऐसा होने भी नहीं दूंगा। चलो मेरी जादुई कुल्हाड़ी, आज मुझे तुम्हारी सख्त जरूरत है। केशव जैसा ही ऐसा बोलता है, वो कुल्हाड़ी सारी लकड़ियां काट देती है। ये देखकर केशव बहुत खुश होता है। केशव वो सारी लकड़ियां लेकर घर आ जाता है। उसके पिताजी ये देखकर बहुत खुश होते हैं। लेकिन शाम होते ही कालू उन लकड़ियों को आग लगाने के लिए वहां पहुंच जाता है और सारी लकड़ियों को आग दे देता है। अब देखता हूँ ये अपना सपना पूरा कैसे करता है। ये सब देखकर केशव और उसके पिताजी बहुत परेशान हो जाते हैं। पिताजी यहाँ कैसे लग गई? मेरी सारी लकड़ियाँ जलकर राख हो गईं। पिताजी अब मैं उन लोगों को क्या जवाब दूंगा? वो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। पिताजी अब मैं क्या करूं? बेटा तुम चिंता मत करो, बेटा भगवान पर भरोसा रखो। बेटा जिसने भी ये सब किया है भगवान उसे कभी माफ नहीं करेगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इतनी सारी लकड़ियाँ अब मैं कैसे ला पाऊंगा? वो कुल्हाड़ी तो सिर्फ एक दिन में एक बार ही काम करती है। अब मैं क्या करूंगा? हे भगवान मेरी रक्षा करना। अगली सुबह राणा शाहूकार के आदमी केशव के घर आते हैं, जिन्हें देखकर केशव बहुत डर जाता है। अरे केशव भाई, कहाँ हो? बाहर आओ। जी भाई साहब बोलिए। दरअसल मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अरे वो सब छोड़ो, पहले हमारी बात सुनो। दरअसल वो लकड़ियाँ हमें 2 दिन बाद चाहिए। वो क्या है ना, वो राणा जी को जरूरी काम के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से कार्यक्रम को आगे बढ़ा दिया गया है और कार्यक्रम 2 दिन बाद होगा और हम वो सारी लकड़ियाँ 2 दिन के बाद ही लेके जाएंगे। ठीक है ना? हाँ भाई साहब, कोई बात नहीं। आप ठीक 2 दिन के बाद अपनी लकड़ियाँ ले जाना। पिताजी, आप सच कह रहे थे। भगवान ने हमारी सच में सुन ली। बेटा सच्चे इंसान का भगवान हमेशा ही साथ देते हैं। तभी कालू
ये सुनकर बहुत दुखी होता है। भैया पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, दोस्तों की बातों में आकर न जाने मैं कैसा बन गया था। वो लकड़ियों को दरअसल मैंने ही आग लगाई थी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, भैया मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हें भाई के साथ ऐसा करते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? तुम कैसे बेटे हो, अपने भाई के बारे में इतना बुरा सोचा? आगे से मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा, मुझे माफ कर दीजिए और मैं आगे से जंगल में जाकर केशव भैया के साथ मिलकर लकड़ियाँ काटा करूँगा और खूब मेहनत करूँगा। केशव और उसके पिताजी कालू को माफ कर देते हैं और 2 दिन के बाद केशव सारी लकड़ियाँ राणा जी के घर पहुँचा देता है, जिससे उसको काफी मुनाफा होता है और वो अपना सपना पूरा कर लेता है।